दुनिया में सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका ने बनाया था। लेकिन ये बॉम्ब बनाने का आइडिया अमेरिका का नहीं था, बल्कि जर्मनी का था। अगर अमेरिका ये बॉम्ब 1 महीना भी लेट बनाता तो वो आज कभी भी सुपर पावर नहीं होता। आखिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्रोसेस क्या है? ये इतना मुश्किल और महंगा प्रोसेस है कि आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान पिछले 40 साल से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चाह के भी नहीं बना सका। और ये इतनी हैरानी की बात है कि अमेरिका ने वो चीज बनाई जो दुनिया में पहले है ही नहीं थी, जिससे पूरा का पूरा शहर नहीं बल्कि पूरा का पूरा कंट्री तबाह नहीं बल्कि वेपोराइज किया जा सकता था। इस बॉम्ब में इतनी पावर थी, यही वो पावर थी जिसने अमेरिका को सुपर पावर बना दिया था। और इन्हीं बॉम्ब को अमेरिका ने जापान के ऊपर गिरा के वर्ल्ड वॉर 2 भी जीती थी। आखिर ये बॉम्ब बनाया कैसे जाता है, मैं आपको बताता हूँ। असल में हुआ ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 से 1 साल पहले जर्मनी के शहर बर्लिन में अभी क्रिसमस का टाइम था। यहाँ 2 साइंटिस्ट थे, फ्रिट्ज स्ट्रासमैन और लीज मिटनर। ये क्या करते हैं कि ये यूरेनियम नाइट्रेट का एक सोल्यूशन लेते हैं और उसके ऊपर न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं। होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जब यूरेनियम के एक एटम से एक न्यूट्रॉन टकराता है तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप समझ लें कि चांद जमीन से टकरा जाए, और ये इतना बड़ा ब्लास्ट होगा, इतनी एनर्जी इसमें से निकलेगी। और यही काम बहुत छोटे लेवल पे हो रहा होता है, एटम्स की फॉर्म में। तो ऐसे ये दोनों साइंटिस्ट न्यूट्रॉन को यूरेनियम के एटम के ऊपर मारते हैं तो ये एटम 2 हिस्सों में टूट जाता है और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। यानी ये एटम को 2 हिस्सों में तोड़ के एनर्जी को अंदर से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तो अगले ही दिन ये साइंटिस्ट ब्रिटिशर्स का एक नेचर नाम का न्यूज़पेपर था, उसके अंदर छपवा देते हैं कि जर्मन साइंटिस्ट ने कामयाबी से एटम को 2 हिस्सों में तोड़ लिया। अब जब दुनिया के साइंटिस्ट ये बात सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। इनमें से एक साइंटिस्ट थे जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जब इनको पता चलता है तो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम इस एनर्जी का जो एटम को तोड़ के निकल रही है इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन करते हैं और 1 हफ्ते बाद इनके ब्लैक बोर्ड के ऊपर एटम बॉम्ब बनाने का पूरा नक्शा बना हुआ था। यानी इनको ये समझ आ गई थी कि एक रिएक्शन से दूसरा रिएक्शन, दूसरे रिएक्शन से तीसरा रिएक्शन, और इस तरह रिएक्शन बहुत होते जाएंगे और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। और इस रिएक्शन के प्रोसेस को जब 80 बार रिपीट किया जाएगा तो इसमें से इतनी एनर्जी निकल सकती है कि पूरे का पूरा शहर उड़ाया जा सकता है, यानी इससे बॉम्ब बनाया जा सकता है। अब इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है और अमेरिका इसमें न्यूट्रल रहता है, लेकिन अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 का जम के फ़ायदा उठाता है और ये क्या करता है कि बहुत ज़्यादा हथियार बनाता है और बाकी जो कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे उनको बेचता है और बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है। आप इस बात का ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका उस वक्त हर 5 मिनट में एक एयरक्राफ्ट फाइटर जेट बनाता था जो बाकी कंट्रियों को बेचता था। अब उस टाइम पर एक फेमस साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये क्या करते हैं कि ये एक लेटर लिखते हैं और इस लेटर में ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को कहते हैं कि अब थोड़े टाइम में बहुत बड़े बड़े हथियार बनाना पॉसिबल है जिनसे बहुत ज़्यादा तबाही की जा सकती है, और इससे पहले कि ये हथियार हिटलर के हाथ लगे ये अमेरिका को खुद बनाने होंगे ताकि अमेरिका पूरी दुनिया से पावरफुल बन सके। और जो कुछ भी इन्होंने ये लेटर में लिखा था ये उसकी ओरिजिनल कॉपी है। अब जब ये लेटर अमेरिका को मिलता है तो ईयर 1941 में अमेरिका के एक सिटी वाशिंगटन में एक मीटिंग रखी जाती है और इस मीटिंग में ये बॉम्ब कैसे बनाया जाएगा और किस तरीके से बनाया जाएगा इस सब चीज़ों को डिसाइड करते हैं। लेकिन इससे अगले ही दिन जापान अमेरिका के आइलैंड पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है, जिससे अमेरिका की बहुत ज़्यादा सोल्जर्स और एयरक्राफ्ट और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तबाह होती हैं और अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ता है। तो अमेरिका इस तरीके से आखिरकार वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री मारता है और कहता है कि जापान ने जो हम पर अटैक किया है हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब वर्ल्ड वॉर 2 के एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान हो गए थे और दूसरी तरफ यूके, सोवियत यूनियन जो आज का रशिया है। मैं जब भी सोवियत यूनियन बोलूँगा आपने समझ जाना कि मैं रशिया की बात कर रहा हूँ। और अमेरिका थे, मतलब एक तरफ 3 कंट्रीज ये थे और एक तरफ 3 कंट्रीज ये थे। अब जब अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में कूद चुका था तो ये एटम बॉम्ब बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। बॉम्ब को कैसे बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा, ये इसको प्रूव करते हैं और ये उसकी ओरिजिनल कॉपी है। अब बॉम्ब बनाने की जो ड्यूटी थी ये जनरल रिचर्ड ग्रोव्स को दे दी जाती है और ये काम इसको इसलिए दिया गया था क्योंकि इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर चुका था। जैसे पेंटागन की जो बिल्डिंग थी ये इसी ने बनाई थी और ये बिल्डिंग उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी। अब इसको ड्यूटी मिलते ही ये अमेरिका से बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे उनको इकट्ठा करना शुरू कर देता। लेकिन इन सब में से जो ओपेनहाइमर थे ये इनसे बहुत इम्प्रेस था
तो ये इनको लेबॉर्ट्री का हेड बना देता है। यानी जितनी भी टेक्नोलॉजी का और साइंस का काम होगा ये सारा का सारा ओपेनहाइमर के अंडर होगा। अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए सबसे पहले इनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि ये जो इनरिच्ड यूरेनियम है ये एक्चुअल में होता क्या है। और ट्रंप आजकल ईरान से यही मांग रहा है कि यार ईरान के पास जो भी इनरिच्ड यूरेनियम है वो ट्रंप को चाहिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए दुनिया में जितना भी यूरेनियम पाया जाता है इसमें दो तरह के यूरेनियम होते हैं। एक यूरेनियम 238 होता है और दूसरा यूरेनियम 235 होता है। लेकिन बॉम्ब बनाने के लिए सिर्फ यूरेनियम 235 ही काम आता है। मान लीजिए कि हमने जमीन के नीचे से 10 बॉल यूरेनियम के निकाले हैं। अब इस यूरेनियम के अंदर 99% 238 वाला यूरेनियम होता है। यानी ये जो 9 बॉल आपको नजर आ रहे हैं ये यूरेनियम 238 होते हैं जो किसी काम के नहीं होते। और जो यूरेनियम 235 होता है वो सिर्फ 0.7% होता है। यानी ये जो एक रेड बॉल आपको नजर आ रहा है इतना होता है। अब बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम 235 जो है ये 90% होना चाहिए। यानी ये जो रेड बॉल आपको एक नजर आ रहा था इसकी जगह ये 9 होने चाहिए और सिर्फ एक ब्लू बॉल होना चाहिए। अब जिस प्रोसेस के अंदर यूरेनियम 235 को ज़्यादा किया जाता है और यूरेनियम 238 को कम किया जाता है इस प्रोसेस को यूरेनियम इनरिचमेंट कहते हैं। यानी अब जो हमारे पास यूरेनियम एंड पे आया है जिसके अंदर यूरेनियम 235 90% है ये इनरिच्ड यूरेनियम है। अब बॉम्ब बनाने के लिए ये सबसे पहला स्टेप होता है। तो यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए अमेरिका की जो अलग अलग स्टेट्स थी इनमें रिमोट एरियाज में मतलब दूर दूर जहाँ आबादी नहीं थी वहाँ इस प्रोसेस को किया जाता है। अब जब इस प्रोसेस को किया जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी। तो ये रिएक्टर को ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते थे और अगर ये ओवर हीट होकर ब्लास्ट हो भी जाता तो सिर्फ वर्कर ही मरते जो यहाँ काम कर रहे थे क्योंकि ये आबादी से काफ़ी दूर था। अब इस प्रोसेस में ये यूरेनियम के ऊपर भी काम करते हैं और बाद में प्लूटोनियम के ऊपर भी काम करते हैं। और इसी वजह से आगे चल के अमेरिका 2 किस्म के बॉम्ब बनाता है, एक लिटिल बॉय और एक फैट बॉय। इन्हीं बॉम्ब्स को जापान के ऊपर गिराया जाता है। आगे सब आ रहा है वो। अब यूरेनियम इनरिचमेंट का काम तो शुरू हो गया था लेकिन बॉम्ब बनाने के लिए एक अलग प्राइवेट जगह चाहिए थी। तो ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट के लिए खुद एक लोकेशन बताते हैं जो कि मैक्सिको लॉस एलमोस में थी जिसके दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं थी। अब जब जगह सेलेक्ट हो जाती है तो इस पर काम करने के लिए ये 6 लाख लोगों को हायर करते हैं और ये पूरा का पूरा एक नया शहर बनाते हैं जिसमें हॉस्पिटल, हॉस्टल, रोड्स, लेबॉर्ट्री हर चीज बनाई जाती है। और इस पूरे शहर के बाहर ये कांटेदार फेंसिंग करते हैं और जो लोग अंदर जाते थे इनको एक स्पेशल पास दिया जाता था और जो भी अंदर जाता था वो बाहर नहीं आ सकता था और किसी को भी इस लोकेशन के बारे में बात तक करने की इजाजत नहीं थी। और ये इतना सीक्रेट था कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे तक अंदर पैदा होते थे और वो अंदर ही रहते थे। यानी ये एक अलग दुनिया बनाते हैं जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। और ये 6 लाख लोग दिन रात सिर्फ एक चीज पर काम करते हैं, वो है एटम बम बनाया जाए। इस काम के लिए अमेरिका ने उस टाइम पर $2 बिलियन खर्च किए थे। यानी आज के हिसाब से ये $28 बिलियन बनते हैं और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब बॉम्ब पर तो काम चल रहा था और साथ साथ वर्ल्ड वॉर 2 भी जारी थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जर्मनी हार जाता है और हिटलर खुद को गोली मार लेता है। लेकिन जापान अभी भी अमेरिका के साथ लड़ रहा था और अमेरिका के हजारों के हिसाब से डेली सोल्जर्स मारे जा रहे थे। ये उस टाइम की ओरिजिनल वीडियो है जब ये अपने सोल्जर्स की बॉडी को समुद्र में फेंकते थे। अब उस टाइम पर यह था कि अमेरिका के अंदर जर्मनी को एक दुश्मन के तौर पर दिखाया जाता था, लेकिन जापान के लोगों को एक दुश्मन के तौर पे नहीं बल्कि इनसे इतनी नफरत थी कि इनको इंसान भी नहीं माना जाता था, इनको हवान के तौर पे दिखाया जाता था। इवन न्यूज़पेपर, पोस्टर में इनको एज अ हवान दिखाया जाता था कि ये इंसानियत के काबिल ही नहीं है, जिससे अमेरिकन लोगों में जापानियों के खिलाफ बहुत नफरत बढ़ जाती है। तो मार्च 1945 को अमेरिका जापान के ऊपर कॉर्पोरेट बम्बिंग शुरू कर देता, यानी जमीन के हर हिस्से पे बॉम्ब गिरेगा। ये उस कॉर्पोरेट बम्बिंग की ओरिजिनल वीडियो है। अब इस बॉम्बिंग से शहर में बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, तकरीबन 87,000 लोग मारे जाते हैं। और इसी बात को दलील बनाकर नेतन्याहू ने जो बाइडेन से कहा था कि आपने भी तो वर्ल्ड वॉर 2 में कॉर्पोरेट बम्बिंग की थी, तो हम भी गाजा के लोगों पर अब कॉर्पोरेट बम्बिंग करेंगे। यानी ये आज के दौर को वर्ल्ड वॉर 2 से मिला रहा था। बहरहाल उस टाइम पर जापान जो है वो हार नहीं मानता और अपने जो कामाकाजी फाइटर जेट्स थे उनको सुसाइडल मिशन पे भेजता था। यानी आप ये समझ लें कि एक फाइटर जेट उड़ता था और वो सीधा जाके अमेरिकन जो शिप्स थी उनके अंदर हिट करता था और खुद भी अपनी जान दे देता था और शिप्स को भी डुबा देता था। बहरहाल इस तरीके से जापान लड़ता रहता है
और अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करता। अब इससे अगले ही महीने अमेरिका और जापान के दरमियान ओकिनावा की जंग होती है और इस जंग में अमेरिका के 12,000 सोल्जर्स मारे जाते हैं, बहुत ज़्यादा शिप्स और जहाज़ भी डूबते हैं, लेकिन जापान के भी 2 लाख सोल्जर्स मारे जाते हैं। इससे अमेरिका को भी अच्छा खासा धचका लगता है, लेकिन जापान इससे बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद जापान फिर भी अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करता और इसी दौरान मैनहट्टन जो प्रोजेक्ट था, जो पीछे एटम बॉम्ब बना रहे थे, अब साइंटिस्ट जो है वो एक लेटर लिखते हैं कि हमारा बॉम्ब जो है वो तैयार है और हम उसको टेस्ट करने के लिए रेडी हैं। तो 16 जुलाई ईयर 1945 को एक रेगिस्तान था आबादी से बहुत दूर, एल्मागार्डो में, ये बॉम्ब को ट्रक पे डालते हैं और इसको यहाँ ले जाते हैं और फिर ये इस बॉम्ब को एक लोहे का टावर था 100 फुट ऊंचा, उसके ऊपर रखते हैं। अब टेस्टिंग मॉर्निंग के टाइम पे होनी थी, अभी रात थी इस वक्त, तो ये ड्यूटी के लिए एक आदमी को ऊपर खड़ा कर देते हैं कि तुमने इसकी सारी रात ड्यूटी करनी है। लेकिन उस रात तेज बारिश और तूफान आता है, लेकिन सुबह के 4 बजे बारिश और तूफान रुक जाता है और मौसम साफ हो जाता है। अब ये बॉम्ब साइंटिस्ट ने 8 महीने में बनाया था, तो ये अपने 8 महीनों की मेहनत को देखने के लिए, यानी ये जो टेस्ट था इसको देखने के लिए सारे के सारे साइंटिस्ट आ जाते हैं। तो ये बॉम्ब के तकरीबन 32 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी थी, उसके नीचे बड़े बड़े बंकर्स बनाते हैं और ये यहाँ बैठ के इस टेस्ट को देखने वाले थे और अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये एक ब्लैक कलर की शीट का यूज करते हैं जिसके अंदर से ये इस बॉम्ब को देखने वाले थे। अब बॉम्ब सेट हो चुका था, हर चीज रेडी थी, तो ये काउंटिंग शुरू करते हैं और फिर बटन दबाया जाता है और बटन दबाते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये उस ब्लास्ट की ओरिजिनल वीडियो है और इस ब्लास्ट की हीट मिलियंस ऑफ सेल्सियस तक पहुंच जाती है, यानी सूरज से भी ज्यादा हीट थी इसके अंदर और ये इतनी तेज रोशनी थी कि जैसे सूरज जमीन पे आ गया हो, हर चीज सफेद हो गई थी। और जो लोहे का 100 फुट लंबा टावर था जिसके ऊपर बॉम्ब को रखा गया था, ये तबाह नहीं होता बल्कि वेपोरेट हो जाता है और जमीन पर जितनी भी रेत थी ये ग्रीन ग्लास में कन्वर्ट हो जाती है, यानी इतनी ज्यादा हीट थी। और इस टेस्ट को ये ट्रिनिटी टेस्ट का नाम देते हैं। जब ये टेस्ट हो गया था तो ओपनहाइमर अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग खुश थे, बहुत ज़्यादा लोग सदमे से रोए और बहुत ज़्यादा लोग तो चुप थे कि हमने क्या कर दिया है, इससे तो इंसानियत तबाह हो सकती है। और इसी इंटरव्यू में ओपनहाइमर वो मशहूर लाइन बोलते हैं भगवत गीता की कि मैं मौत बन चुका हूँ। Now I am become death, the destroyer of worlds. अब इनको ये था कि टेस्ट वाली लोकेशन के दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। 64 किलोमीटर दूर एक डांस कैंप था, वहाँ 10 लड़कियां थी 13-13 साल की जो अपने बेड पर सो रही थी। जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो ये उछलकर अपने बेड से नीचे गिरती हैं। अब इसके बाद इनकी टीचर और ये लड़कियां जब बाहर आती हैं तो देखती हैं कि आसमान सूरज से भी ज़्यादा चमक रहा है। तो कुछ देर बाद आसमान से स्नो फॉलिंग शुरू हो जाती है, तो ये उस स्नो को पकड़कर अपने फेसेस पे लगाती हैं। तो कहती हैं कि ये ठंडे की बजाय गर्म क्यों है, इसको तो ठंडा होना चाहिए। असल में ये तो स्नो है ही नहीं थी, ये तो एक सफ़ेद राख थी जिसको रेडियो फॉल आउट कहते हैं, जिसकी वजह से इन सब लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की 30 साल तक जिंदा रह सकी थी, बाकी सब मर गई थी सिर्फ रेडिएशंस की वजह से। अब इस टेस्ट को छुपाने के लिए अमेरिका एक न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल छपवाता है कि साउथ वेस्ट के एरिया में आर्मी का जो वेपन सिस्टम है उसमें गलती से ब्लास्ट हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन 150 किलोमीटर दूर लोगों के जानवर मरना शुरू हो जाते हैं और इनकी स्किन्स के ऊपर वाइट धब्बे आने लगते हैं। ये सब रेडिएशंस की वजह से हो रहा था। तो लोग यहाँ सवाल उठाते हैं कि ये कौन सा ब्लास्ट है जिसकी वजह से हमारे पालतू जानवर मरी जा रहे हैं। इसके बाद ये एक और टेस्ट करते हैं प्लूटोनियम बॉम्ब का। जो पहले टेस्ट किया गया था उसमें यूरेनियम यूज हुआ था और इस टेस्ट में प्लूटोनियम वाला बॉम्ब यूज किया गया था और ये दोनों टेस्ट कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो प्लूटोनियम बॉम्ब था इसमें से यूरेनियम बॉम्ब से ज्यादा एनर्जी निकलती है, यानी उससे ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। अब जो टेस्ट के लिए बॉम्ब था वो बहुत बड़ा था, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो इसको वार के अंदर यूज नहीं किया जा सकता था या प्लेन पे चढ़ा के किसी कंट्री के ऊपर गिराया नहीं जा सकता था। तो अमेरिका की गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर करती है कि जल्द से जल्द ऐसा बॉम्ब बनाया जाए जिसको हम वार के अंदर यूज कर सके। तो ये इस पर काम करके बहुत जल्दी बॉम्ब बना लेते हैं और इस बॉम्ब को ये नाम देते हैं लिटिल बॉय और ये यूरेनियम वाला बॉम्ब था। अब इस टाइम पर जापान के बहुत बुरे हालात हो चुके थे, लेकिन अमेरिकन के सोल्जर्स डेली मर रहे थे। तो सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी वो अमेरिका की हेल्प करने के लिए चाइना वाली साइड से आ रही थी जापान के ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये वार के अंदर 15 अगस्त तक शामिल हो सकते थे, लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन इसमें शामिल हो, क्योंकि सोवियत यूनियन का ये रूल था
कि जहां भी वो वार करते थे और जीतते थे वो उस एरिया को अपने अंडर ले लेते थे। जैसे जर्मनी को हराने के बाद सोवियत यूनियन ने जर्मनी को अपने कब्जे में ले लिया था। अब अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता था, तो ये नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन का कंट्रोल जापान के ऊपर हो, और ये खुद जापान को जीत कर उसको पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते थे, उस पर अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहते थे। अमेरिका सुपर पावर ऐसे ही नहीं बन गया था, इसने कई लाशों के ढेर लगा के उसके ऊपर खड़े होकर ये ताज पहना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। अब यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि उस टाइम पर अमेरिका के जो वॉर सेक्रेटरी थे वो प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं कि जापान के बहुत बुरे हालात हैं, अगर हम इनको नेवी ब्लॉकेड भी करते हैं और एयर ब्लॉकेड भी करते हैं तो जापान के अंदर बहुत भूखमरी हो जाएगी, जिसकी वजह से जापान जो है वो खुद ही सरेंडर कर देगा। अब जापान तो सरेंडर करता ही करता, लेकिन ये 15 अगस्त से पहले पहले इस जंग को ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि सोवियत यूनियन इसमें शामिल हो। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमन जापान को लेटर भेजते हैं कि बगैर किसी शर्त के अनकंडीशनल सरेंडर कर दो। अब जापान की हालत तो बहुत खराब थी, लेकिन जापान फिर भी इस लेटर को रिजेक्ट कर देता है, और उसकी जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि ये जो जापान का राजा था और इसकी जो टोगो फैमिली थी, इसका फ्यूचर खराब हो जाता। आप इस बात का खुद हिसाब लगाएं कि ये फैमिली का फ्यूचर इतना इंपॉर्टेंट था कि लाखों लोग डेली मर रहे थे, लेकिन ये जंग को नहीं रोका जाता। क्यों? क्योंकि राजा की जो फैमिली थी उसका फ्यूचर खराब हो जाता। लेकिन जापान के अंदर फिर भी दो ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप कहता था कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और दूसरा ग्रुप कहता था कि नहीं, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, हमारे बहुत लोग मर रहे हैं, हम सरेंडर कर देते हैं, लेकिन शर्त ये रख देते हैं कि ये जो राजा और उसकी टोगो फैमिली है इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसको गद्दी से नहीं उतारा जाएगा। लेकिन फिर भी उस टाइम पर जापान जो है वो सरेंडर नहीं करता। अब जब जापान ने सरेंडर नहीं किया था तो 16 जुलाई ईयर 1945 में जापान को एक फाइनल वार्निंग दी जाती है और एक लेटर भेजा जाता है कि तुम सरेंडर कर दो, लेकिन ये लोग इसको फिर रिजेक्ट कर देते हैं। अब जब फाइनल वार्निंग भी रिजेक्ट हो जाती है तो अमेरिका के प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं कि हमने फाइनल वार्निंग भेजी थी, इन्होंने रिजेक्ट कर दी है, अगर ये सरेंडर नहीं करते तो हम इनके ऊपर आसमान से क़यामत बरसाएंगे जो दुनिया ने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। ये उस स्पीच की ओरिजिनल वीडियो है। अब इसके बाद एक मीटिंग रखी जाती है और इस मीटिंग में ये डिसाइड करते हैं कि जापान के किन किन शहरों पे हम बम गिरा सकते हैं। तो ये चुन चुन कर जापान के जो सबसे डेवलप सिटीज़ थे उनको सेट करते हैं, ताकि पहले और बाद की पिक्चर्स दुनिया को दिखा के बता सकें कि ये बॉम्ब क्या कर सकता है और पूरी दुनिया को डरा सकें। पहले तो ये 16 सिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं, उनमें से 5 सिटीज़ को ये फाइनल करते हैं, जिनमें क्योटो, निगाता, योकोहामा, हिरोशिमा और कोकुरा थे। लेकिन हेनरी स्टिम्सन उस टाइम के यूएस के वॉर सेक्रेटरी थे, तो ये प्रेसिडेंट ट्रूमन के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये जो क्योटो सिटी है लिस्ट में, इसको निकाला जाए, क्योंकि ये तरीही शहर है जापान का और यहाँ कोई भी मिलिट्री बेस नहीं है, यहाँ सारे के सारे सिविलियंस रहते हैं, और अगर हमने जापान के इतने बड़े सिविलियन शहर को उड़ा दिया तो जापान के लोग हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो ये लिस्ट में से क्योटो का नाम हटा देते हैं। तो ये प्रेसिडेंट को बार बार कहते हैं कि हिरोशिमा पर हम अटैक कर सकते हैं क्योंकि वो एक मिलिट्री टारगेट है, लेकिन ये झूठ था। ये बात सच थी कि मिलिट्री बेस थी उस शहर में, लेकिन हिरोशिमा में तकरीबन 90% सिविलियन थे। अब जब सब फाइनल हो जाता है तो 6 अगस्त ईयर 1945 को एक बोइंग प्लेन B-29 सुपर फोर्ट्रेस था, जिसका सीरियल नंबर 4486292 था। ये टीनियन आइलैंड से उड़ता है और 15,000 मील ट्रैवल करके ये जापान का जो हिरोशिमा शहर था इसकी एयर स्पेस में आता है, और फिर 31,000 फीट की ऊंचाई से ये जो लिटिल बॉय नाम का बॉम्ब था इसको प्लेन से गिरा देता है। अब ये बॉम्ब 53 सेकंड नीचे गिरता रहता है, और जैसे ये 600 मीटर की ऊंचाई पर आता है तो ये ब्लास्ट हो जाता है। और ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि 200 मीटर के रेडियस के अंदर अंदर जितनी भी चीजें थी, बिल्डिंग, इंसान, हर चीज, एक एक चीज वेपोरेट हो गई थी। और 1.6 किलोमीटर तक का जो रेडियस था, इसमें जितने भी इंसान थे सारे के सारे मारे जाते हैं, और 3 किलोमीटर दूर तक जितने भी लोग थे सारे के सारे जल जाते हैं। और इनकी जो स्किन थी वो इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि वो पिघल पिघल कर नीचे गिर रही थी। जलने की वजह से ये इतनी तकलीफ में थे कि लोग जानबूझ के रिवर में कूद रहे थे ताकि वो मर सके, और पूरे का पूरा शहर तबाह हो जाता है। ये ओरिजिनल फुटेज है उस टाइम की। इस ब्लास्ट में एक ही झटके में 70,000 लोग मर जाते हैं, और बाद में रेडिएशन से इतने ही लोग और मरते हैं, यानी टोटल 1,40,000 लोग इस ब्लास्ट में मर जाते हैं। लेकिन जापान फिर भी हार नहीं मानता, तो इसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को जापान की एक सिटी थी कोकुरा, इस पर एक और एटम बम गिराने के लिए एक और प्लेन आता है। तो ऑफिसर्स देखते हैं कि इस सिटी के ऊपर क्लाउड बहुत ज़्यादा है
और मौसम भी खराब है, तो ये प्लान में चेंज लेके आते हैं। तो ये जो इनके पास बॉम्ब था जिसका नाम फैट बॉय था, ये इसको कोकुरा की बजाय नागासाकी पर गिरा देते हैं। इस बॉम्ब से भी जापान के 80,000 लोगों की जान जाती है और पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। हर तरफ लाशों के ढेर लग जाते हैं। अब जो बॉम्ब पहले हिरोशिमा पर गिराया गया था उससे 15 किलो टन यानी 15,000 टन TNT पैदा हुआ था। अब एक TNT कितना होता है इसको मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ कि जो हम एक पटाखा फोड़ते हैं उसको आप एक TNT समझ लें। तो आप सोचे कि 15,000 टन वजनी जो पटाखे हैं उनको एक जगह पर रख के इकट्ठा फोड़ा जाए तो जितनी एनर्जी पैदा होगी उसको आप 15,000 टन TNT कह सकते हैं। ये इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था। और जो हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया गया था ये लिटिल बॉय था, यानी ये यूरेनियम वाला बॉम्ब था। लेकिन जो बॉम्ब इन्होंने नागासाकी पे गिराया था वो फैट बॉय बॉम्ब था, यानी वो प्लूटोनियम बॉम्ब था जिससे 22,000 टन TNT पैदा हुआ था। यानी जो पहले बॉम्ब फोड़ा गया था उससे भी बड़ा ब्लास्ट था ये। अब जब जापान के ऊपर 2 बॉम्ब गिराए जा चुके थे तो 10 अगस्त को जनरल ग्रूव्स लेटर भेजते हैं प्रेसिडेंट को कि हमने जो तीसरा बॉम्ब जापान के ऊपर इस महीने के एंड पे गिराना था उसका काम बहुत जल्दी हो गया। इसका मतलब हम उसको 1 हफ्ते में जापान के ऊपर गिरा सकते हैं। लेकिन तीसरा बॉम्ब गिराने से पहले ही अमेरिका को जापान की तरफ से एक लेटर मिलता है और ये लेटर दोपहर के टाइम 14 अगस्त ईयर 1945 को प्रेसिडेंट ट्रूमन को मिलता है। तो प्रेसिडेंट ट्रूमन मीडिया के सामने आते हैं और आगे कहते हैं कि मुझे दोपहर के टाइम एक लेटर मिला है, जापान अनकंडीशनल सरेंडर करने के लिए तैयार है। और फिर ये जापान के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं। ये उस एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी है। और इस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 को अमेरिका ने जीता था और पूरी दुनिया पे अपनी दोस्त बिठा दी थी कि मैं सबसे पावरफुल हूँ। और इस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है और पूरी दुनिया को हथियार बेच कर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। यहाँ तक कि पूरी दुनिया का जो गोल्ड रिजर्व था वो अमेरिका ने अपने पास रख लिया था। और यहीं से अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि अब मैं सुपर पावर हूँ। लेकिन बाद में सोवियत यूनियन जो कि रशिया है आज का, ये भी अमेरिका को चोटी की टक्कर देता है। और ये कैसे अमेरिकन साइंटिस्ट का यूज करके और सीक्रेट डॉक्यूमेंट चोरी करके अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है। और फिर एक ऐसा टाइम भी आता है कि ये 2 कंट्रीज अमेरिका और सोवियत यूनियन 1 लाख से भी ज्यादा एटम बॉम्ब बनाते हैं। और इसके बाद जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इसराइल, नॉर्थ कोरिया और जो बाकी जो कंट्रीज हैं, इन्होंने किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को चोरी करके और किस तरीके से साइंटिस्ट को यूज करके एटम बॉम्ब बनाए, उसके ऊपर भी हमारी डिटेल में वीडियो आएंगी।